हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी फाइनल लेक्चर ऑफ शन सीरीज। आज हम यहां पर फाइनल लेक्चर लेके आ चुके हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कर लिए हैं, एक को छोड़ के जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, वो आज करने वाले हैं और हमारी शन सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। मतलब मेरी साइड से जितनी भी हमें रिवीजन करनी थी वो सारी की सारी आज कंप्लीट हो जाने वाली है। अब तुम्हारा रह जाएगा रिवीजन, उसको बार बार रिवाइज करना, इसको 2x पे देखना जाने से पहले, एग्जाम देने से पहले। अगर सीयूईटी का एग्जाम देने वाले हो तो या फिर किसी और एग्जाम के लिए रिवाइज करो, रिवीजन सीरीज तो सबके लिए ही होने वाली है। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। एक एक पॉइंट को ध्यान से डिस्कस करेंगे, उसको सीखेंगे और एट द एंड ऑफ द सेशन तुम्हें स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई देगी जिस पर क्लिक करना है और तुम वहां से क्वेश्चंस भी कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। सबसे पहली थिंग हम लिखने वाले हैं एनालिटिसिटी एंड सीआर इक्वेशंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं इसके, एनालिटिक फंक्शंस एंड सीआर इक्वेशंस। सीआर इक्वेशंस लिखो सबसे फर्स्ट। एक फंक्शन को हम कब कहेंगे कि वो एनालिटिक है, तो लिखो अ फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक। अ फंक्शन f of z is said to be analytic at z naught if it is differentiable in the neighborhood of z naught। अगर z naught के नेबरहुड में फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम क्या कहेंगे, मतलब तुमने z नोट लिया, उसका राउंड फॉर एग्जांपल एक सर्कल ड्रॉ कर दिया z नोट को सेंटर मान के। इस पूरे के पूरे सर्कल में जो fz फंक्शन है, ये फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर तो डिफरेंशिएबल है देन दिस फंक्शन इज एनालिटिक आल्सो। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। इसके बाद नेक्स्ट लिखो, अगर मान लो एक फंक्शन है जो पूरे के पूरे डोमेन पे ही हो गया, पूरे नेबरहुड में नहीं, पूरे डोमेन पे ही अगर एनालिटिक हो गया तो क्या कहेंगे, उसे बोलते हैं एंटायर फंक्शन। तो दूसरा लिख लो, इसी के साथ ही लिख लो, फंक्शन इज एंटायर फंक्शन। अ फंक्शन इज कॉल्ड एंटायर फंक्शन इफ इट इज एनालिटिक ऑन होल कॉम्प्लेक्स प्लेन। पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ही अगर एनालिटिक हो गया तो हम उसे क्या बोलने वाले हैं, एंटायर फंक्शन। याद रखना, मैं इस पे थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूं। ठीक है, चलो दूसरे पे चलते हैं। फिर तुमने सीआर इक्वेशंस देखी होंगी, तो हम मान लो अगर कोई भी एनालिटिक फंक्शन है तो वो सीआर इक्वेशन को फॉलो करेगा। लेकिन अगर सीआर इक्वेशन को फॉलो करेगा, क्या वो एनालिटिक है? जरूरी नहीं है। मैं बताता हूं अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो वन वे रिजल्ट लिखवा रहा हूं। अ फंक्शन इज एनालिटिक fz if fz is analytic in domain D, then it satisfies CR equations। मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u किसके इक्वल आता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v के। अगर f ऑफ z हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन दे रखा है u प्लस में आयोटा v, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y, और अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस के vx आएगा। ये दो इक्वेशन हमारे पास वैलिड होनी चाहिए, सेटिस्फाई हो जाएंगे अगर ये फंक्शन कैसा होगा, एनालिटिक होने वाला है। लेकिन उल्टा करेंगे तो, अगर मैं ऑपोजिट जानना चाह रहा हूं, इफ देन वाली आई ना ये तो इक्वेशन, तो थर्ड लिखो, इफ f of z defined in an open region, f of z is equal to u plus iota v is defined on open region R, then पहली कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए कि जो u और v के पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x y, वो क्या होने चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। u and v have continuous partial derivatives with respect to x and y। और सेकंड हमारे पास आता है f of z सेटिस्फाई, तो लिख लो f of z
इक्वल टू यू प्लस में आयोटा वी सेटिस्फाइज सी आर इक्वेशन। सी आर इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तब हम उस फंक्शन को क्या बोल सकते हैं, एनालिटिक फंक्शन। तो एनालिटिक सिर्फ सी आर इक्वेशन से नहीं कह सकते कि तुमने सिर्फ सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करी, पार्शियल डेरिवेटिव एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में करे और तुमने कह दिया भाई वो नहीं, तब वो एनालिटिक नहीं होगा। साथ ही साथ उसके जो डेरिवेटिव आएंगे वो कॉन्टिन्यूअस भी होने चाहिए। डायरेक्ट डेफिनेशन पे भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए डेफिनेशन सारी याद रखा करो। तो लिख लो देन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन आर, जो भी ओपन रीजन तुम्हें दे रखा है। नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि अगर कोई भी हम फंक्शन को हार्मोनिक कब बोलते हैं, तो लिखो, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी बताया था हार्मोनिक फंक्शन के बारे में मैं बात करूंगा जब मैं वेक्टर कैलकुलस करा रहा था, याद करो, बोला था मैंने उसमें ना कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में दोबारा आएगा। तो लिखो एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन ओपन रीजन इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन ओपन रीजन are then u and v are harmonic functions, then u and v are harmonic functions। बेटा डायरेक्ट ना प्रीवियस ईयर में मैंने देखा था सीयूईटी जैसे एग्जाम में डायरेक्ट इस पर पूछ रखा था क्या कंडीशन होती है हार्मोनिक फंक्शन की, तो वो हमारे पास होने वाली है डेल स्क्वायर u इज इक्वल टू 0 एंड डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 0। मैं इनका मतलब नहीं बताने वाला हूं। वेक्टर कैलकुलस का लेक्चर देखा होगा, वेक्टर कैलकुलस में बताया था मैंने डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, ऐसा बताया था। इसमें खुद से देखो भाई, ये चीज मैं ओपन नहीं करा के लिखूंगा। और साथ ही साथ हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, एंड v इज कॉल्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हाँ, अगर ये चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं, और ये भी कब होगा, हार्मोनिक एनालिटिक होगा तब। एफ ऑफ जेड का होना चाहिए एनालिटिक, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। और v को हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u, हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u, ऐसा कुछ कहते हैं। और साथ ही साथ क्या सेटिस्फाई हो जाएंगी, हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएंगी, दैट इज u ऑफ x इज इक्वल टू v ऑफ y एंड u ऑफ y इज इक्वल टू माइनस के v ऑफ x, दैट इज द रिजल्ट। ध्यान से लिख लो इसे। इसके बाद हमारे पास आता है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी में ही 4 नंबर पॉइंट लिख लो कि अगर मान लो u और v हमारे पास कोई कर्व है जो कि राइट एंगल पे कट कर रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखो नेक्स्ट। फोर्थ नंबर पॉइंट की इफ f इज इक्वल टू, f इज एनालिटिक, f ऑफ z इज एनालिटिक एंड कर्व्स, तुमने u और v निकाला, u इज इक्वल टू c1 एंड v इज इक्वल टू c2 आर कट ईच अदर एट राइट एंगल, कट ईच अदर एट राइट एंगल्स, कट ईच अदर एट राइट एंगल्स। मैंने कुछ यहां पे अगर एनालिटिक होगा देन लिख लो, एंड ना लिखो इसे, देन अगर एनालिटिक होगा तो दोनों के दोनों एक दूसरे को कैसे कट करने वाले हैं, राइट एंगल पे कट करने वाले हैं। कट ईच अदर एट राइट एंगल, हियर c1 एंड c2 आर कॉन्स्टेंट्स, हियर c1 एंड c2 आर कॉन्स्टेंट्स। दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करने वाली हैं, तो ये एनालिटिसिटी और सीआर इक्वेशंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के बारे में भी थोड़ा सा भाषण देना चाहूंगा तुम्हें कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं और कैसे उन्हें अप्रोच करना होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो दूसरी, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन डालो, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन अभी सही है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में सबसे पहला हमारे पास कि कभी भी कोई फंक्शन एनालिटिक है और क्लोज कर्व पे अगर हम देख रहे हैं, क्लोज कर्व की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास इंटीग्रेशन 0 आने वाला है। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करना चाहेंगे कॉशीज थ्योरम से। लिख लो, इफ एफ जेड इज एनालिटिक, इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड एंड
inside as well as on a closed curve, on a closed curve C, then integration f of z c dz is equal to 0. सीधा सीधा भाई साहब जीरो लिख के आ जाओ। तुम्हें दिखा कि कोई क्लोज कर्व है, फंक्शन जो है एनालिटिक है, उस पे अंदर भी और उसके सरफेस पे भी, उस कर्व पे भी, मतलब तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन का आंसर 0 लिख के आ जाओ। बहुत ढेर सारे प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन बन रखे हैं, ढेर। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होता है तो उसकी इंटीग्रेशन पाथ इंडिपेंडेंट होती है, पाथ पे डिपेंड करती ही नहीं है। तो लिख लो, इफ हमें पता चल गया कि एक फंक्शन है एनालिटिक है, इज एनालिटिक फंक्शन, इज एनालिटिक फंक्शन, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड इज पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट, ऐसा कुछ समझ पा रहे हैं यहां तक? ठीक है, बढ़िया। थर्ड पॉइंट लिखो। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है मोरेरियस थ्योरम। ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ध्यान से लिखना। लिखो कि इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन अ सिंपली कनेक्टेड रीजन, लिखो इफ एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन अ simply connected region, simply connected region are such that integration of fz dz is equal to 0 around every simple closed curve C, क्लोज्ड कर्व C इन R। अगर ये सारी चीजें ट्रू हो रही हैं, देखो बहुत सारी चीजें आ गई। फंक्शन क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कहां पे? सिंपली कनेक्टेड रीजन में। दूसरी चीज, इंटीग्रेशन उसकी 0 होनी चाहिए। पहली बात हमारे पास, हम बात कर रहे हैं कनेक्टेड रीजन जो कि कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अराउंड एवरी सिंपल क्लोज्ड कर्व, क्लोज कर्व में इंटीग्रेशन 0 होती है। मतलब कहीं ना कहीं मैं सेकंड वाली स्टेटमेंट का कन्वर्स लिखने का ट्राई कर रहा हूं, लेकिन कन्वर्स में सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड, सॉरी इसका कन्वर्स लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो कोशिश थ्योरम का कन्वर्स अगर हम देखना चाहें तो डायरेक्टली ये नहीं कहेंगे कि अगर इंटीग्रेशन 0 आ गई तो वो एनालिटिक होगा, नहीं। हमें और भी कंडीशन ट्रू चाहिए, हमें कॉन्टिन्यूअस चाहिए सिंपली कनेक्टेड रीजन में। फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की भी रिक्वायरमेंट रहने वाली है हमें। अगर ये सारी चीजें ट्रू होती हैं इन R, देन f of z इज एनालिटिक, यहां तक लिख लो। उसके बाद हमारे पास आता है कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला। ये भी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो इंपॉर्टेंट तो मैं सारे ही करा रहा हूं। कॉशीस इंटीग्रल फॉर्मूला, ये हमारे पास आ जाएगा। इफ f of z इज एनालिटिक, if f of z is analytic inside, if f of z is analytic inside and on a simple closed curve C, simple closed curve C and A is any point inside E, and A is any point inside C, then किसी भी पॉइंट पे अगर हमें फंक्शन की वैल्यू चाहिए तो फॉर्मूला हमारे पास 2 पाई आई इंटीग्रेशन एफ जेड डिवाइड बाय जेड माइनस ए की पावर जेड माइनस ए इंटू डी जेड, इंटू में डी जेड, ऐसा कुछ। अगर हमें एफ ऑफ ए की वैल्यू चाहिए, अगर हमें nth डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय दिस इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन दिस एफ ऑफ जेड, जेड माइनस ए की पावर n डी जेड, ऐसा कुछ। तो ये भी हमारे को मिल सकता है। तो यहां पे ध्यान से लिख, यहां पे मेरे को n माइनस 1, एक मिनट रुक जाओ, n प्लस 1 लिखना चाहिए। डेरिवेटिव करके देख लेना n टाइम्स, तो यहां पे n प्लस 1 ही आएगा, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं, इन दोनों फॉर्मूला को ध्यान रखना, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, इस पे बेस क्वेश्चन करोगे तभी क्लियर होगा। अभी तो रिवीजन के तौर पे मैं तुम्हें एक बार बता रहा हूं कि अगर हमारे पास कोई भी एक एनालिटिक फंक्शन है क्लोज्ड कर्व में इनसाइड और उसके ऊपर, तो किसी भी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू आज के बाद हम निकाल लेंगे। टोटल इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं किसी भी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालें, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं ही नहीं कह रहा टोटल इंटीग्रेशन फंक्शन की कितनी आएगी, ठीक है, पूरी कर्व पे, वो बात ना करके इस बार मैं बात करना चाह रहा हूं इसकी। किसी भी फंक्शन पे किसी भी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ऐसे आ सकती है। उसका डेरिवेटिव निकालना उस पॉइंट पे, तो ये भी निकाल सकते हो। फंक्शन कितनी बार डेरिवेटिव होता है अगर एनालिटिक हो, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। क्या वो इनफाइनाइटली डेरिवेटिव होता है या नहीं होता है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं फिलहाल के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पॉइंट नंबर 5, देख लेना 5 ही होगा इसका, ल्यूविलेज थ्योरम। एक तो नाम भी ऐसे ऐसे रख लेते हैं नहीं, ल्यूविलेज थ्योरम, ये लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास है अगर एक बाउंडेड एंटायर फंक्शन होता है, एंटायर फंक्शन मतलब सारी की सारी जगह पे एनालिटिक है और वो बाउंडेड भी है, तो वो कांस्टेंट होगा। अब बाउंडेड एंटायर फंक्शन इज कांस्टेंट। भाई साहब इस पे लगा लो स्टार। इतना बड़ा क्वेश्चन तुम्हारे को कभी दिखाई देगा, पता लगेगा ल्यूविलेज थ्योरम से सीधा सीधा दिख रहा था कांस्टेंट फंक्शन है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, 2 वेरिएबल होंगे, एक में नन ऑफ दीज होगा, एक में कांस्टेंट फंक्शन होगा। सीधा सीधा कांस्टेंट वाले पे मार्क करके आना अगर ये याद होगा तो। बढ़िया, बहुत अच्छे। इसके बाद हमारे पास आता है मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम। अब ये क्या है भैया मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम, चलो देखो। मान लो हमारे पास एक फंक्शन है, वही एनालिटिक है क्लोज्ड कर्व पे, इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक। कहां कहां पे एनालिटिक, इनसाइड एंड ऑन अ क्लोज्ड कर्व सी, ऑन अ क्लोज्ड कर्व सी एंड नॉन कांस्टेंट इनसाइड सी, एंड नॉन कांस्टेंट इनसाइड सी। Then mode of f of z assumes its maximum value. Then mode of f of z assumes its maximum value on C. Maximum value on C. अंदर कैसा होना चाहिए, नॉन कांस्टेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ हर जगह पे क्या है, सर्कल जो भी मतलब बाउंड्री दी होगी, कर्व दी होगी, उस कर्व के बाउंड्री पे और अंदर एनालिटिक भी होना चाहिए। दूसरी हमारे पास मिनिमम मॉडुलस थ्योरम। पहली तो वही आर्टिफिशियल लाइन लिख दो, एफ जेड क्या है, एनालिटिक है, इनसाइड एंड ऑन सी। चलो, एंड नॉन कांस्टेंट, और साथ ही साथ इस बार नॉन जीरो इनसाइड सी। देन पिछले वाले में नहीं मैंने कहा नॉन जीरो, ठीक है। देन एफ ऑफ जेड assumes its minimum value on C। मिनिमम वैल्यू ऑन C, ऐसा कुछ है हमारे पास। तो मैक्सिमम मिनिमम मॉडुलस थ्योरम हमारे पास कुछ ऐसी दिखाई देती हैं। तो दूसरा टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम आते हैं थोड़ा रेजिड्यू, पोल वगैरह की तरफ, जिसका नाम है पावर सीरीज एंड लॉरेंट्ज सीरीज। सो नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास आ जाएगा सीरीज के बारे में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने पावर सीरीज का नाम सुना होगा, पावर सीरीज पे भी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे तुम्हें कभी भी ऐसी एक सीरीज दिखाई देना, z माइनस जेड नॉट की पावर n, इसको ही बोलते हैं पावर सीरीज, ऐसा कुछ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक आता है, अगर तुम्हें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, मतलब रेडियस निकालना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यह आ जाता है, फॉर्मूला सिंपल सा है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, वही जैसे वहां पे किया था 1/n, या फिर लिमिट
n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an प्लस 1 डिवाइड बाय an इसका मॉडुलस। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो जो भी तुम्हारे पास इजी पड़ रहा हो। और इस r का नाम क्या होता है? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस, ठीक है। एक हमारे पास आती है टेलर सीरीज जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, और एक हमारे पास होता है लॉरेंट सीरीज, ठीक है। तो सबसे पहला मैं कराता हूं तुम्हें टेलर सीरीज। कुछ ऐसी दिखाई देती है कि अगर मान लो f ऑफ z हमारे पास एनालिटिक है, एनालिटिक मतलब इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स डिफरेंशिएबल फंक्शन, तभी टेलर सीरीज डिफाइन कर पाऊंगा। तो एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन सी, बस ऑन क्लोज्ड कर्व C एंड A be the point inside, A be the point inside। तो हम फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं सीरीज की फॉर्म में f ऑफ a प्लस, जैसे आज तक करते हैं f डैश a z माइनस a, फिर आ जाएगा f डबल डैश a z माइनस a का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ऐसे आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड टेलर सीरीज। लेकिन 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 इसको बोलते हैं टेलर सीरीज। लेकिन हमारे पास एक और भी है इस बार, सेकंड लिखो। कुछ ऐसे दिखाई देती है कि अच्छा, टेलर सीरीज ऑफ f इन नेबरहुड ऑफ a, इन नेबरहुड ऑफ a। ये भी ध्यान से लिखना पड़ेगा, हमने कोई पूरे ब्रह्मांड के लिए नहीं लिख दी है टेलर सीरीज, a के नेबरहुड में लिखिए, जिस पॉइंट पे हमने बताया था कि इस पॉइंट पे एनालिटिक है फंक्शन, ठीक है। दूसरे बात तो कर रहे हैं हम, मान लो तुम्हें कभी ऐसा लिखना पड़ जाए फंक्शन को कि a नॉट, मतलब ऐसे b लिखा जा सकता है, z माइनस a1 आएगा यहां पे, z माइनस a, फिर ऐसे ही a2 z माइनस a का स्क्वायर अप टू सोन। लेकिन यही बात खत्म नहीं होती, आगे भी आ रही है टर्म्स। ये आ जाएगी a माइनस 1 डिवाइड बाय z माइनस a माइनस 2 डिवाइड बाय z माइनस a का स्क्वायर, कुछ ऐसे बाकी की टर्म्स आ जाएंगी, जहां पे हमारे पास an कुछ ऐसे लिखते हैं जो अभी बताया था, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल नहीं, an इज इक्वल टू 2 पाई i इंटीग्रेशन fz डिवाइड बाय z माइनस a की पावर n प्लस 1 इंटू dz। ऐसा कुछ ध्यान से लिख लो इसे। an को ऐसे लिखते हैं वेयर n इज 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो, ठीक है। तो यहां से प्लस वाले कोफिशिएंट आ जाएंगे, यहां से माइनस वाले कोफिशिएंट आ जाएंगे, दोनों को हम यहां से निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से, ठीक है, बढ़िया। तो हमने लॉरेंट सीरीज भी लिख दी है। उसके बाद लिखो उसके बाद लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विच इज द पॉइंट z इज इक्वल टू z नॉट इज कॉल्ड सी। अब मैं नेक्स्ट बताने वाला हूं सिंगुलैरिटीज के बारे में, ठीक है। सिंगुलैरिटी, पोल, रेजिड्यू वगैरह वगैरह ये सारी चीजें अब आने वाली हैं, तो उनको ध्यान से करते हैं। तो लिखो द पॉइंट z इज इक्वल टू z नॉट, z इज इक्वल टू z नॉट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। आइसोलेटेड का मतलब आसपास कुछ नहीं है, जैसे हम आइसोलेशन में जी रहे हैं, है ना, 2 दिन बाद एक ऐसा दिन आ जाता है ओवर थिंकिंग से गिरे पड़े, जान है ही नहीं जैसे शरीर के अंदर, ऐसा होता है ना कभी कभी, हाँ वैसा ही आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ऑफ f ऑफ z if there exists delta greater than 0 such that no singularity lies, such that no singularity lies in the z minus z naught less than delta other than z naught, other than z naught। z naught को छोड़ के कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं लाई करेगी, मतलब तुमने यहां पे कहां गया पॉइंट, ये रहा, जैसे तुमने यहां पे a की जगह z naught डाला तबाही हो गई, उसी तबाही को हम सिंगुलैरिटी भी बोलते हैं। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी तब बोलेंगे जब हमारे पास एक ही ऐसा z नोट एग्जिस्ट कर रहा हो नेबरहुड ऑफ z नोट में, ठीक है। एक से ज्यादा करेंगे तो वो आइसोलेटेड नहीं होगी। सिंगुलैरिटी वर्ड ज्यादा मैंने जो सुना है वो सुना है ब्लैक होल के आसपास, कि अगर ये हमारे पास कभी ब्लैक होल होता है तो ब्लैक होल के ऊपर तो बात सारी सही है, लेकिन नीचे आते आते यहां पे स्पेस टाइम कर्व में एक बहुत गहरा गड्ढा सा आ जाता है, उसी गड्ढे को भी सिंगुलैरिटी ही बोलते हैं, सेंटर ऑफ ब्लैक होल भी बोलते हैं। तो ऐसा कुछ भाई आगे जाके पढ़ो तो जरूर बताना मुझे भी इसके बारे में। हाँ, वैसे मैं भी थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहता हूँ, एक बुक खरीदने की सोच रहा हूँ ब्लैक होल पे, कोई बढ़िया सी हो तो रिकमेंड मेरे को करना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिलहाल के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है
let A be a singularity, let A be a singularity point of f of z, then first part है, if limit n approaches to infinity f of z exist and is finite, then अगर मान लो सिंगुलैरिटी कैसी हुई, एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट भी है, देन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी के बाद, ठीक है, देन a इज कॉल्ड रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। मान लो हमारे पास बहुत सारे ऐसे लिमिट के क्वेश्चन है जो कि पहले दिखाई देते हैं कि मतलब इंफिनिटी पुट करने पे पहले हमें दिखाई देते हैं वहां पे सिंगुलैरिटी है, लेकिन जैसे ही मैं लिमिट वाले फॉर्मूलाज यूज करता हूं, कुछ ट्रिक्स यूज करता हूं, तो वो फाइनाइट आ जाते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, कि मैं उसको रिमूव कर सकता हूं, ठीक है। जैसे तुमने फंक्शन में ऐसे वैल्यू सुनी होंगी ना, साइन 1/z व्हेन z इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन z इज इक्वल टू 0, ऐसी बातें सुनी होंगी तुमने कभी कभी पक्का। तो वही हमारे पास बात है कि मैं सिंगुलैरिटीज को हटा भी सकता हूं, रिमूवेबल सिंगुलैरिटीज होती हैं ये वाली, रिमूव की जा सकती हैं, ठीक है, बढ़िया। आगे लिखो इसका सेकंड पार्ट, मान लो इनफाइनाइट आ गया डालते ही, ऐसा कुछ आ गया z प्लस में a z माइनस में a, और तुम a पे ही चेक करना चाह रहे हो तो इन्फिनिटी आ गया, है ना। अगर इन्फिनिटी आ गया तो हम उसको क्या कहेंगे, सेकंड लिख लो, इफ लिमिट n approaches to infinity f of z exist infinitely, then इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं पोल, देन a is a पोल। C part, if n approaches fz does not exist ही नहीं कर रहा भाई साहब, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, कर लिया तुमने सॉल्व ना, इंफिनिटी में नहीं आ रहा, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो हम उसे क्या कहेंगे, देन ए इज कॉल्ड एसेंशियल सिंगुलैरिटी, देन ए इज कॉल्ड एसेंशियल सिंगुलैरिटी, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। यहां तक हमारे पास बढ़िया चीजें आती हैं। अब जो मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले लॉरेंट सीरीज लिखवाई थी, उसमें हमारे पास कुछ टर्म्स आई थी, a नेगेटिव, a2 नेगेटिव, a-1, a-2, a-3 वाली टर्म्स आई थी, उनको प्रिंसिपल टर्म्स भी हम बोलने वाले हैं, और ध्यान से देखना कि मैं क्या लिखने वाला हूं यहां पे। तो लिखो कि द प्रिंसिपल पार्ट, नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज expansion of fz about point A, where A is singularity, where A is सिंगुलैरिटी ऑफ f of z। अब किस टाइप की सिंगुलैरिटी है पता नहीं, है ना। तो सबसे पहला हमारे पास इसमें आ जाएगा कि प्रिंसिपल पार्ट पे हैज नो टर्म्स, कोई भी टर्म नहीं बचने वाली है, हैज नो टर्म्स इफ a is रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, तो कोई टर्म नहीं आने वाली है। दूसरा, हैज फाइनाइटली मैनी टर्म्स इफ a is पोल एंड infinitely many terms if A is essential singularity, ऐसा कुछ लिख लो, बढ़िया। उसके बाद हमारे पास आता है कि रेजिड्यू क्या होता है ना, रेजिड्यू पे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो नेक्स्ट लिख लो। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है
नेक्स्ट हमारे पास है रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड, रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इज इक्वल टू ए is the coefficient of 1 by z minus a, जो अभी हमने देखी थी ना लॉरेंट सीरीज, उसमें ही coefficient of 1 by this in लॉरेंट सीरीज expansion of f of z about a मतलब नेबरहुड ऑफ a में। चलो बढ़िया, लेकिन भाई साहब निकालें कैसे यार रेजिड्यू? ये तो पूरी एक्सपेंशन लिखनी पड़ेगी हमें। नहीं, रेजिड्यू निकालने का एक फॉर्मूला भी है, तो लिखो रेजिड्यू ऑफ अ फंक्शन, रेजिड्यू ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ जेड एट अ पोल एफ ऑफ, अरे भाई साहब अगर एसेंशियल सिंगुलैरिटी होंगी ना तो इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स होती हैं, तो हम पोल के लिए रेजिड्यू को डिफाइन कर रहे हैं एफ ऑफ पोल एट अ पोल z इज इक्वल टू a इज गिवन बाय यह आ जाएगा हमारे पास रेजिड्यू z इज इक्वल टू a पे हम देखना चाह रहे हैं ऑफ f ऑफ z। फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और लिमिट z अप्रोचेस टू a, n माइनस 1 डेरिवेटिव्स करने हैं तुम्हें f ऑफ z डिवाइड बाय f ऑफ z, साथ में आएगा z माइनस a की पावर n इसके। तो ये पूरा बड़ा सा फॉर्मूला लग रहा होगा, बट यही फॉर्मूला हमारे पास रेजिड्यू निकालने का। जो भी पॉइंट है उसको रखो, z माइनस a की पावर n और n माइनस 1 उसके डेरिवेटिव्स करने हैं। बहुत ज्यादा डेरिवेटिव्स हमें नहीं करने पड़ते हैं एग्जाम्स में, 2 डेरिवेटिव तक बात बन जाती है। ठीक है, चलो बढ़िया, मेरे ख्याल से तुम्हें यहां तक बात समझ आ रही होगी। एज z अप्रोचेस टू a, बढ़िया, बहुत अच्छे। n क्या है भैया यहां पे? वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द पोल। पोल के बारे में और ज्यादा अगर तुम्हें जानना हुआ तो एंड में स्क्रीन के एक वीडियो दिखेगी, उस पर क्लिक करना, वहां पे पोल पे क्वेश्चन भी करा रखे हैं और उसके बारे में बता भी रखा है। ठीक है, कि कितने कितने ऑर्डर के पोल होते हैं हमारे पास, वगैरह वगैरह सब कुछ। एक और भी हमारे पास है रेजिड्यू निकालने का तरीका, तो लिखो रेजिड्यू थ्योरम। रेजिड्यू निकालने का नहीं, रेजिड्यू की एप्लीकेशन, मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया है। रेजिड्यू की एप्लीकेशन क्या है, तो लिखो, कभी हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करनी पड़ जाए तो उसमें भी रेजिड्यू का काम आ जाता है। लिखो लेट f ऑफ z बी सिंगल वैल्यूड। मेरे को बड़ा मस्त ये वर्ड लगता है यार, सिंगल वैल्यूड। वाह, सिंगल भी है लेकिन वैल्यूड भी है, बढ़िया। तो ये बताना चाह रहे सिंगल की ज्यादा वैल्यू होती है। तो एंड एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन अ सिंपल कर्व C एक्सेप्ट आज तक हम इंटीग्रेशन में सारी के सारी जगह हम क्या मान के चलते थे? एनालिटिक। लेकिन अगर उसमें सिंगुलैरिटीज आ गई तो, फिर कैसे करेंगे? पहले तो हम इंटीग्रेशन सीधा क्या लिख देते थे, अगर यहां पे ऐसे होती थी इंटीग्रेशन, क्लोज्ड कर्व पे हम सीधा 0 आंसर लिखते थे, लेकिन उसमें सिंगुलैरिटीज की कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन अब सारी जगह पे एनालिटिक है, एक्सेप्ट एट ऑल सिंगुलैरिटीज को छोड़ के। तो क्या होगा? तो भी कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हम निकाल लेंगे। सिंगुलैरिटीज A B C कहां पे है? इनसाइड C। देन रेजिड्यू थ्योरम कहती है तुम्हें इंटीग्रेशन करना है f ऑफ z dz का, परेशान मत हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम रेजिड्यू निकालो z अप्रोचेस टू a f ऑफ z, प्लस रेजिड्यू निकालो z अप्रोचेस टू b f ऑफ z, रेजिड्यू निकालो z अप्रोचेस टू c f ऑफ z, अप टू सोन। जितने भी हमारे पास रेजिड्यू है उनको निकाल के प्लस कर दो। तो तुम यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन ऑफ रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z। जितने भी रेजिड्यू हैं सबको प्लस कर दो भाई साहब, वही हमारे पास इंटीग्रेशन का आंसर आने वाला है। बढ़िया यार, ये तो बहुत पावरफुल थ्योरम है। नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट आता है विच इज इफ f of z has a simple pole at z0 and
GZB एनालिटिक एट Z0 और साथ ही साथ एक और चीज एज्यूम कर लो GZ0 नॉट इक्वल टू 0। देन काफी सारी चीजें मैंने यहां पे लिख दी है। f ऑफ z का सिंपल पोल है Z0 पे, बट GZ हमारे पास एनालिटिक है Z0 पे, कोई दिक्कत नहीं, और GZ0 0 भी नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, रेजिड्यू ऑफ Z इक्वल टू Z0, ये हमारे पास आएगा f ऑफ z GZ जो कि इक्वल हो जाएगा GZ0 रेजिड्यू सिंपल किसका निकाल दो तुम, वैसे तो ऑब्वियस ही थ्योरम है ये थोड़ी ऐसा, एंड इंपॉर्टेंट थिंग हैज बीन रिटन, यही था हमारे पास कि अगर मान लो तुम्हारे पास दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन है, एक अगर हमारे पास एनालिटिक दे रखा है, दूसरा एनालिटिक नहीं है, उसमें सिंपल पोल एग्जिस्ट कर गया उसी पॉइंट पे, तो कुछ ऐसा होता है। मल्टीप्लीकेशन से जी को बाहर निकाल सकते हो, जो एनालिटिक था उसकी थोड़ी कोई गलती है यार, है ना, वो तो एनालिटिक था ना, बिना गलती के भी कई बार फंस जाते हैं। लिखो लेट, नेक्स्ट है एफ ऑफ जेड बी एन एंटायर फंक्शन, याद रखना बी एन एंटायर फंक्शन सच दैट लिमिट z अप्रोचेस टू इंफिनिटी f ऑफ z बाय z इक्वल टू 0, ऐसा दे रखा। एंटायर फंक्शन का मतलब हर जगह पे एनालिटिक है, ठीक है, पूरे डोमेन में, और ये चीज ट्रू है। देन f ऑफ z कैसा होता है, कांस्टेंट, देन f ऑफ z इज कांस्टेंट। बढ़िया चीज है भाई साहब, बहुत बढ़िया चीज है यार। लिमिट सॉल्व करनी है, सिर्फ लिमिट का क्वेश्चन है, एक्चुअल में क्वेश्चन किसका, लिमिट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ लिमिट। एनालिटिक फंक्शन दिया होना चाहिए बस तुम्हें, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। और साथ ही साथ अगर मान लो इफ लिमिट z अप्रोचेस टू इंफिनिटी f ऑफ z डिवाइड बाय z की पावर n है, तो हम क्या कह सकते हैं, ऊपर पक्का पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, ऊपर पक्का पॉलिनोमियल पढ़ा होगा। देन f ऑफ z इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1, ऑफ डिग्री n-, खत्म भाई साहब, ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n-1, लेस देन इक्वल टू n-1। अब सही है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है अगर तुम्हें ये कंडीशन दे दी, 4 ऑप्शन दे दिए, तो तुम्हें अगर ढूंढना है कि n-1 या उससे छोटा पॉलिनोमियल कौन सा है, उस पर टिक करके आ दो, दैट इज इट, ठीक है। बट फंक्शन कैसा होना चाहिए, एंटायर फंक्शन होना चाहिए, इस पर अंडरलाइन कर लेना, पता चले ऐसी हवा में टिक करके आ गए, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। मेरे ख्याल से यहां तक कोई भी इशू नहीं आ रहा होगा। इसके बाद मैं छोटी छोटी सी 2-3-4 थ्योरम्स है, उसका लिखवा देता हूं। सबसे पहले हमारे पास नेम वाली थ्योरम है, लिख लो पिकार्ड्स थ्योरम, पिकार्ड्स लिटल थ्योरम, छोटी सी लिटल थ्योरम फॉर मैरोमॉर्फिक फंक्शन, फॉर मैरोमॉर्फिक फंक्शन, ठीक है। एवरी मैरोमॉर्फिक फंक्शन in C, every मैरोमॉर्फिक function on C, मतलब complex plane that omits किसको छोड़ रहा है, 3 distinct values, 3 distinct values A B C, कहां से हैं, ये भी कॉम्प्लेक्स से ही है। is necessarily a constant function, is necessarily a constant function, constant function। बढ़िया थ्योरम है एकदम, 3 पॉइंट छोड़ रहा है, तो वो कैसा होगा, तीनों कैसे होने चाहिए, अलग अलग पॉइंट होने चाहिए, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। तो वो कैसा हो जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। पिकार्ड्स थ्योरम, अब आती है पिकार्ड्स की मेन थ्योरम, वो तो लिटल थ्योरम थी, अब बड़े वाली थ्योरम बड़ी हो चुकी है, उम्र हो गई अब इसकी भी आने की, तो हमारे पास आ जाएगा पिकार्ड्स थ्योरम। एवरी नॉन कांस्टेंट, एवरी नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन, एवरी नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन omits at most 1, at most ज्यादा से ज्यादा एक, at most 1 कॉम्प्लेक्स नंबर,
at most one complex number as its value, in other words, और भी लिख सकते हो, if an entire function emits two values, if an entire function omits two values, then it is constant. एक आध पॉइंट छोड़ दे तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, एक आध नहीं, मतलब एक या फिर एक से कम, बट एक से ज्यादा हो गया तो भाई साहब वो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास आती है एक गॉस थ्योरम, ये भी लिख लो। नेक्स्ट अपने पास आती है एक गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम हमें क्या कहती है? इफ जीरोस ऑफ एफ ऑफ जेड लाइज, इफ जीरोस ऑफ एफ ऑफ जेड लाइज in a set S contained in a domain D, then zeros of f dash z will lie on convex hull of S। कन्वेक्स हल का मैंने लास्ट टाइम भी बारे में बात बताई थी कि ऐसा एक रीजन, ऐसी एक बाउंड्री सारे पॉइंट्स को कवर कर ले, ऐसी सबसे छोटी बाउंड्री जो सारे पॉइंट्स को कवर कर ले एक कन्वेक्स सेट के, उसे क्या बोलते हैं? कन्वेक्स हल बोलते हैं। एलपीपी में कराया था ये मैंने, अब तुमने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो यार अब उसमें क्या करें, तुम्हारी गलती है, वो तो मेरी साइड से कोई गलती नहीं है, मैं बना चुका हूं। I am man of my words. I have kept my promise. I have completed this series. ठीक है ना? चलो बढ़िया, बहुत अच्छे, देख लेना यार, इसके बाद देख लेना अगर नहीं देखी होगी तो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो लुकास थ्योरम। ये लुका नाम सुनते ही ऐसे नहीं लगता कोई बॉक्सर आ गया है ना? और साथ ही वो गाना चलने लग जाता, देखो हमने बचपन में तो बहुत बार देखी थी वो अपने मूवी, उसमें आता लुक्का कासिया, ऐसा ही कुछ नाम था शायद उसका। इफ जीरोस ऑफ एफ ऑफ जेड लाइज, इफ जीरोस ऑफ एफ ऑफ जेड लाइज ऑन अपर हाफ कॉम्प्लेक्स प्लेन, ऑन अपर हाफ कॉम्प्लेक्स प्लेन, on upper half complex plane of then zeros of f dash z, इसके डेरिवेटिव जो है वो भी कहां लाए करेंगे? also lies, zeros of f of z also lies on upper half, on same upper half plane। ये हमारे पास, उसके बाद हमारे पास आता है रीमान थ्योरम। एक दो थ्योरम और रह गई है, फटाफट लिख लेते हैं यार, नोट्स कंप्लीट करने हैं हमें, ठीक है ना? रीमान्स थ्योरम, रीमान भाई साहब भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में तो बहुत ज्यादा घुसे थे। रीमान्स थ्योरम हमें क्या कहती है? एक फंक्शन है हमारे पास बाउंडेड लेस देन इक्वल टू m। लेट मी सी अगर ये दिखाई दे रहा है, वरना मैं इंक भर के लाऊं पहले, नहीं दिखाई दे रहा है तो इंक भरते हैं पहले। सो हमारे पास आ जाएगा f of z लेस देन इक्वल टू m, बाउंडेड है, ठीक है, फॉर ऑल z सच दैट फंक्शन जो है एनालिटिक है इसके नेबरहुड में, तो वो भी लिख लो। फंक्शन f of z इज एनालिटिक in 0 लेस देन मोड z माइनस z नोट लेस देन डेल्टा, एनालिटिक भी है। समझ पा रहे हो यहां तक बात? ठीक है, बढ़िया। देन
डिफाइन, एक न्यू फंक्शन डिफाइन करते हैं जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा बढ़िया फंक्शन है। कभी भी तुम्हें ऐसे दिखाई दिया g ऑफ z इज इक्वल टू एफ जेड जेड माइनस जेड नोट, ऐसा कभी कुछ दिखाई देता है, इसका स्क्वायर भी है z इक्वल टू जेड नोट इक्वल टू जेड नोट के लिए, और 0 है z इक्वल टू जेड नोट के लिए। अगर ऐसा कभी दिखाई दे देन g ऑफ z इज एनालिटिक, देन g ऑफ z इज ऑल्सो एनालिटिक इन द डिस्क, ऐसा कुछ एनालिटिक इन दी डिस्क, ऐसा कुछ आ जाएगा, बढ़िया एकदम। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आइडेंटिटी थ्योरम। नेक्स्ट लिखो। अरे भाई साहब 2 ही रह गई हैं, उसके बाद हमारे पास वो आएगा फिर बढ़िया सा टॉपिक, वो अपना कौन सा था, अरे वो मोबियस वाला कन्फॉर्मल मैपिंग, वही। नेक्स्ट लिखो आइडेंटिटी थ्योरम। आइडेंटिटी थ्योरम हमारे पास होती है, सपोज f एंड g आर एनालिटिक, सपोज f एंड g आर एनालिटिक इन डोमेन D, इफ f इज इक्वल टू g, पूरे डोमेन पे नहीं कह रहा हूं मैं कि इक्वल है, बट on a set S which has a limit point in D, then f is identically equal to g in D, f is identically equal to g। अगर किसी सेट पे तुम्हें f और g इक्वल मिलता है और उस सेट का जो लिमिट पॉइंट है वो D में आएगा, then that f is identically equal to g, पूरा का पूरा इक्वल हो जाएगा भाई साहब, बढ़िया चीज। 1 ओपन मैपिंग थ्योरम हमें क्या कहती है कि a non constant function on a connected domain maps open sets to open sets। बढ़िया एकदम। बस फंक्शन कैसा होना चाहिए, नॉन कांस्टेंट फंक्शन होना चाहिए और कनेक्टेड डोमेन में होना चाहिए, तो ओपन सेट को ओपन सेट में ही मैप करेगा, ठीक है, बढ़िया। फंक्शन नॉन कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना, रिक्वायरमेंट है इसकी। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जल्दी से लिख लो, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारे को क्या कहती है, अगर मान लो हमारे पास एक कभी भी W है, W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड। अब हमारे पास 2 प्लेन आ जाते हैं, एक W प्लेन एक Z प्लेन, ठीक है, ये सुना ही होगा तुमने, सिखाया था मैंने जब मैंने तुम्हें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लेक्चर कराया था। नहीं देखा, कोई बात नहीं, एंड में स्क्रीन पे आ जाएगा, देख लेना। W इज इक्वल टू दिस विच इज इक्वल टू U प्लस में आयोटा V इज said to be conformal mapping और transformation of domain D in Z plane into domain D dash of W plane if it preserves भाई साहब एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। देखो, चाहे तुम Z प्लेन से, ये Z प्लेन है और ये हमारे पास W प्लेन है, यहां से यहां जाओगे, कोई कर्व को ऐसे लेके जाओगे तो भाई साहब इसका एंगल चेंज नहीं होना चाहिए कर्व के बीच में, ठीक है ना। हाँ, ये बात ध्यान रखना यार। इट प्रिजर्व्स एंगल बिटवीन 2 points in D dash in terms of direction and magnitude, in terms of direction
एंड मैग्नीट्यूड। मतलब कहने का क्या है, पहले अगर कर्व ऐसे थी, इधर को एंगल था 60 डिग्री, तो बाद में कर्व ऐसे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एंगल अभी भी इधर ही रहना चाहिए। ऐसे ही तो है ना, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज 60 ही रहना चाहिए और डायरेक्शन भी इधर ही रहनी चाहिए। बस ये ध्यान रखना। अगर ये कर्व नंबर 2 है, ये कर्व नंबर 3 है, तो मैंने बस इस कर्व को ऐसे कर दिया है 1 2, अभी भी 1 से लेकर 2 तक ही एंगल, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना डायरेक्शन चेंज हुई, ऐसा। तो अगर ऐसी मैपिंग हमारे को दिख रही है तो उस मैपिंग को बोलते हैं कन्फॉर्मल मैपिंग। आई होप बात समझ आ रही होगी। नेक्स्ट लिखो, द मैपिंग इज कन्फॉर्मल। एक और डेफिनेशन है हमारे पास, द मैपिंग इज कन्फॉर्मल ब्रैकेट में लिख लेते हैं, W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड की बात हो रही है, इन डोमेन D इफ f डैश z इज नॉट इक्वल टू 0 इनसाइड D। इनसाइड D, बहुत 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 बढ़िया भाई साहब, ये हुई ना बात। ऐसा कुछ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, मान लो हमारे पास कभी भी, अच्छा एक बात बताऊं, क्रॉस रेशो क्या होता है? A B C D ऐसा कभी दिया हो तो क्रॉस रेशो क्या होती है वो समझ लो। A माइनस सी अपॉन में B माइनस सी, लिखनी सीख लो यार, ठीक है। 4 पॉइंट अगर हमें दे रखे हैं तो उसकी क्रॉस रेशो, और एक होगा A माइनस डी B माइनस डी, A माइनस डी B माइनस डी। ऐसा लिखूंगा मैं, आगे वर्ड यूज करने वाला हूं क्रॉस रेशो का, इसलिए मैंने अभी लिखवा दिया है। द पॉइंट्स एट विच, जिस पॉइंट पे ना हो कन्फॉर्मल उसे क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। द पॉइंट्स एट विच द मैप इज नॉट कन्फॉर्मल, द मैप इज नॉट कन्फॉर्मल आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स, आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। इस चीज का ध्यान रखना, व्हाट आर क्रिटिकल पॉइंट्स, जहां पे मैपिंग हमारे पास प्रिजर्व ना कर रही हो एंगल को, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, मान लो ऐसी कभी तुम्हें मैपिंग दिख गई, जो कि हमें पता है इसमें सब कुछ चेंज हो रहा है, ट्रांसलेशन भी हो रही, अगर तुमने पढ़ा होगा ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो तुम्हें पता होगा, इसमें हमारे पास ट्रांसलेशन भी हो रही है, रोटेशन भी हो रही है, मैग्निफिकेशन भी हो रही है, इन्वर्जन भी हो रही है, स्क्वीज भी हो रहा है, स्ट्रेच भी हो रहा है, इन्वर्जन भी हो रही है, ट्रांसलेशन भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है इसमें। is said to be bilinear transformation if AD minus BC is not equal to 0। बस, और लिख लो ब्रैकेट में, it is a combination of translation, rotation, inversion, मैग्निफिकेशन, ऐसा कुछ, सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद लिखो नेक्स्ट, P एंड Q को नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट हमारे पास है कि 2 points P and Q are said to be inverse points। 2 points P and Q are inverse points with respect to line AB if line AB is right angled bisector of AB, right bisector of AB। AB लाइन के मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में जो भी दो लाइन है 2 पॉइंट से मिलकर बनी है, अगर वो ऐसा हो रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो उन 2 पॉइंट्स को हम इनवर्स पॉइंट्स बोलने वाले हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व्स क्रॉस रेशो। तुम ट्रांसफॉर्मेशन कर दो भाई साहब, जोन सी ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें करनी है, ले जाओ जहां से W से Z से W लेके जाना है, एक चीज सेम रहेगी अगर वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या? क्रॉस रेशो। A डैश B डैश C डैश जो भी है वो आता रहेगा,
ओवरऑल रेशो सेम रहने वाली है। ठीक है, बढ़िया। मतलब यहाँ पे अगर तुम डैश 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 भी लगा दोगे तो वो भी रेशो सेम आएगी सारा सॉल्व करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि 2 पॉइंट्स P एंड Q, 2 पॉइंट्स P एंड Q आर इनवर्स पॉइंट्स with respect to circle with center C and radius R if इनवर्स पॉइंट्स कब कहेंगे? सर्कल में। तो कुछ कंडीशंस है इसकी। सबसे पहली है दे आर कोलिनियर विद सेंटर, दे आर कोलिनियर, एक ही लाइन में, कोलिनियर विद सेंटर C। दूसरा पॉइंट लिखो, दे आर ऑन सेम साइड ऑफ C, दे आर ऑन सेम साइड ऑफ C। थर्ड पॉइंट लिखो, CP और CQ जो डिस्टेंस है हमारे पास वो किसके इक्वल आना चाहिए? R स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तीन चीजें अगर ट्रू हैं तो हम उन्हें क्या कहेंगे? इनवर्स पॉइंट्स बोलने वाले हैं सर्कल में। ठीक है, तो सर्कल में थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा आ जाती हैं तो इसलिए मैंने साथ ही लिख दिया है। बढ़िया, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा यहां तक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 4 पॉइंट्स को, अगर 4 पॉइंट्स है हमारे पास, 4 पॉइंट्स Z1 Z2 Z3 Z4 लाई ऑन अ सर्कल। सर्कल पे कब आएंगे? लाई ऑन अ सर्कल इफ देयर क्रॉस रेशो इज प्योरली रियल, इफ देयर क्रॉस रेशो इज प्योरली रियल, ऐसा कुछ। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास है, अगर मान लेते हैं, फिर से हमारे पास वही वाली मैपिंग आ जाएगी W वाली, फिर से वही लिख देते हैं, W इज इक्वल टू AZ प्लस B CZ प्लस में D। ठीक है, और वही हमारे पास है AB माइनस AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0। देन अगर ये चीज ट्रू हो रही है तो रियल एक्सिस किस में मैप होगी? रियल एक्सिस मैप्ड टू रियल एक्सिस। ठीक है, और एंड ऑल्सो इसमें लिख लो एंड। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास बस 2 पॉइंट रह गए, फटाफट करते हैं जी। ठीक है, इफ AD माइनस BC ग्रेटर देन 0, बड़ा हुआ 0 से, देन अपर हाफ जो होगा वो अपर हाफ पे मैप होगा, देन अपर हाफ प्लेन मैप टू अपर हाफ प्लेन। और दूसरा, इफ AD माइनस BC लेस देन 0, देन अपर हाफ प्लेन मैप टू लोअर हाफ प्लेन, ऐसा कुछ आ गया। बस खत्म, इतना ही था। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं 2 बहुत से ज्यादा खास राइट हैंड ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। 2 मैपिंग है हमारे पास, उसको भी लिख लो। मान लो WZ प्लेन की बात हो और ये बात ना हो, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। 2 बाइलिनियर मैपिंग है हमारे पास। बाइलिनियर मैपिंग W इज इक्वल टू F ऑफ Z विच इज इक्वल टू कुछ ऐसे है कि E की पावर आयोटा Z आयोटा R Z माइनस अल्फा, अल्फा इज अ कांस्टेंट, अल्फा का, और अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर है, याद रखना, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात हो रही है। कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा इनटू Z माइनस 1, ऐसा कुछ दे रखा है, वेयर R बिलोंग्स टू रियल। R एक इमेजिनरी नंबर नहीं है। ठीक है, देन अगर मोड ऑफ Z इज इक्वल टू 1 है, इसमें मैप होगा मोड ऑफ Z W इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, मैंने बताया ना, दो हमारे पास प्लेन होते हैं, एक W प्लेन और एक Z प्लेन। मोड ऑफ Z इज इक्वल टू 1 इज मैप टू W इज इक्वल टू दिस, और मोड ऑफ Z लेस देन 1, मोड ऑफ Z लेस देन 1 इज मैप्ड टू mode of Z greater than 1 if mode of alpha is greater than 1, but mode of Z less than 1 map to
मोड ऑफ W लेस देन 1 इफ मोड ऑफ अल्फा लेस देन 1। रखनी पड़ेंगे बातें भाई साहब ध्यान, ठीक है। एक और हमारे पास खास मैपिंग है ऐसे ही, लेफ्ट हैंड ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये राइट हैंड था वो लेफ्ट हैंड था, दोनों चले गए, गब्बर बन जाएगा फिर, नहीं गब्बर नहीं, क्या था वो अंकल, क्या था उनका अंकल का नाम, ई की पावर आयोटा आर, चलो याद आए तो अभी बताता हूं। आर जहां पे कहां से है, रियल से है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो हम क्या कहेंगे, एफ मैप्स, एफ मैप्स, एफ कहां पे मैप करेगा, देन एफ मैप्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0 है अगर, तो इसको कहां पे मैप करेगा, 2 w इज इक्वल टू 1, मोड ऑफ w इक्वल टू 1। इस बार चीजें चेंज हो गई हैं और मैपिंग बड़ी ध्यान से रट के जाना है वाली, ठीक है, 2 मैपिंग है, दिमाग में उतार लो। अगर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, वो मैप होगा, ये फंक्शन वो मैप कहां पे कर देगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 0 तो यहीं पे आ जाएगा, कहां पे मैप करेगा, w इज इक्वल टू 1 पे, मोड ऑफ w इज इक्वल टू 1 पे। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। ओ मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 0 तो यहां आ जाएगा यार, है ना, रियल एक्सिस पे, रियल पे इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट, कॉमा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0 मैप टू w मोड ऑफ w लेस देन 1 इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा ग्रेटर देन 0, और वही ऊपर वाला ही है ये। और लास्ट है हमारे पास, मैं यहां से थोड़ा रब कर रहा हूं, आई होप कि तुमने लिख लिया हो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 0 ग्रेटर देन 0 मैप टू दिस ग्रेटर देन 0 इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा इज लेस देन 0 माय फ्रेंड। तो इसी के साथ भाई साहब हमने कुछ नहीं छोड़ा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल पॉइंट ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। आई होप कि चीजें समझ आई होंगी, और मेरे ख्याल से आई होंगी क्योंकि हमने कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा, और एक बार रिवाइज ही करना था तो रिवाइज हमने सारा का सारा कर लिया है, नोट्स भी बना लिए होंगे, अब तुम्हें स्क्रीन पे वीडियो दिख गई होगी, उस पर क्लिक करो और मजे करो, क्वेश्चंस करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत बहुत सारी करना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय।